भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस। जब हमारे पास दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में एक विधि थी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी आपराधिक विधि की प्रक्रिया, तो यानी सीआरपीसी, तो फिर बीएनएसएस की आवश्यकता क्या थी, ये प्रश्न। इसके बाद इसके संरचनात्मक दृष्टिकोण को देखेंगे हम लोग। इसकी आवश्यकता क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये किस रूप में कार्य करता है, इसकी संरचना किस किस वर्गों में विभाजित की गई है, इसमें किन किन अध्यायों में पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, और विभिन्न जो टाइमलाइंस जोड़ी गई हैं इसमें कौन कौन सी वो टाइमलाइंस हैं, फास्ट प्रोसेस को अपनाने के लिए क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं, कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं, किन किन शब्दों को रिपील कर दिया गया है, किन किन शब्दों को संशोधित कर दिया गया है, आदि विभिन्न प्रश्नों की चर्चा हम लोग आज के इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में करेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं कि कैसे कैसे इसका इनेक्टमेंट हुआ और किस रूप में इसके पहले सीआरपीसी कार्य कर रही थी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसका एक्ट नंबर 46 2023 है, इसका इनेक्टमेंट हुआ 25 दिसंबर 2023 को। 24 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया जिसके माध्यम से बताया गया कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, और ये अब लागू हो चुकी है। इसके जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे वो ब्रिजलाल जी थे, यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय की गृह मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन ब्रिजलाल जी थे। और प्रोफेसर रणवीर सिंह कमेटी थी। इस कमेटी ने क्रिमिनल लॉज पे अपना रिकमेंडेशन दिया कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस बारे में इनकी रिकमेंडेशन पे तब इस कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसके बाद बात करें अगर हम अपने सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका एक्ट नंबर 2, और ये 1974 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये 25 जनवरी 1974 को 19 जनवरी 1974 को इनेक्ट हुई थी और अप्रैल के पहले दिन 1974 में लागू हुई थी। के सुंदरम जी इसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और ये चेयरमैन ऑफ 5th लॉ कमीशन 1968-1971 थे, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सीआरपीसी को इनेक्ट किया गया था। ये 41वीं रिपोर्ट थी 1969 की, जिसमें कि सीआरपीसी को लागू करने की बात की गई थी। उसके पहले जो दंड संहिता चल रही थी वो 1898 की संहिता थी, उसको रिप्लेस किया गया था 1974 में, और फिर इस 1974 की संहिता को रिप्लेस किया गया है 2024 में। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, संक्षिप्त हिस्ट्री। और अब बात करें कि इस सीआरपीसी के समय में ही बहुत से आयोग आए और उन लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, और उन रिकमेंडेशन के आधार पे बहुत सारा संशोधन सीआरपीसी में भी किया गया था। तो ये कौन कौन से कमेटी या आयोग थे? तो जस्टिस वीएस मलिमत कमेटी 2003, एनआर माधव मेनन कमेटी 2007, और जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी 2013, जो निर्भया केस के बाद ये कमेटी बनाई गई थी और इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए और वो संशोधन आपकी सीआरपीसी में किए गए थे। अब हम बात करें कि बीएनएसएस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो रिपीलिंग 19th सेंचुरी कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज, यानी जो हमारी पुरानी विधि थी औपनिवेशिक काल की, उसको रिपील करना, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को लाना। और इस सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को कैसे हम देख पाएंगे? सप्लाई ऑफ एफआईआर, प्रोग्रेस रिपोर्ट, विक्टिम शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी विक्टिम को अब जगह जगह पे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और सभी तरह की रिपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि अब ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच अपनाई जा रही है, यानी कि राज्य पहले मामले को डायरेक्ट वापस ले सकता था, उसके पास अधिकार था, लेकिन अब सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा विक्टिम को, तब राज्य कोई मामला वापस ले सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ 360 ऑफ बीएनएस की। यहाँ पे मामलों को वापस लेने की शक्ति राज्य को दी गई है, तो वहाँ पे विक्टिम को भी अब सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। इस तरह के प्रोविजन अब जोड़ दिए गए। प्रोवाइड फास्टर एंड मोर इफिशिएंट जस्टिस सिस्टम, यानी कि तेज़ी से निपटारा हो सके, और इसके लिए बहुत से प्रोविजन किए गए हैं, टाइमलाइन दी गई हैं, उनकी बात हम लोग आगे अभी करेंगे। टाइमलाइन फॉर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड जजमेंट, यानी सभी के लिए कुछ ना कुछ टाइमलाइन लगा दी गई है कि इतने दिनों में ये कार्य होना चाहिए। तो इससे क्या होगा इसका प्रभाव कि एंश्योर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस, यानी तब न्याय प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी। सैंक्शन टू प्रोजिक्यूट, यानी पहले यदि लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाना होता था तो उसके लिए सैंक्शन लेना होता था। सैंक्शन आज भी लेना है बहुत से मामलों में, लेकिन उसके लिए कोई पहले टाइम लिमिट नहीं थी, अब टाइम लिमिट लगा दी गई। तो यानी कि 3 महीने के भीतर अगर
उचित प्राधिकारी सैंक्शन नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि सैंक्शन मिल गया और प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपने आप में चेंजिंग है। समरी ट्रायल हैज़ बीन मेड मैंडेटरी, यानी पहले समरी ट्रायल के लिए डिस्क्रिप्शन था कोर्ट का कि न्यायालय चाहे तो समरी ट्रायल कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है, लेकिन अब कुछ मामलों में न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी है कि उन मामलों का संक्षिप्त ट्रायल ही किया जाएगा, जैसे कि 20,000 रुपये तक की चोरी। और कुछ मामले हैं जो 3 वर्ष तक के लिए दंडनीय हैं, उनमें न्यायालय को विवेक दिया गया है कि वो चाहे तो उनका समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। और क्या क्या चेंजिंग की गई, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो पहले ही लिया जा चुका था इस BNSS के पहले, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, और उसके लिए क्या क्या किए गए? एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस, यानी साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी माना जाएगा साक्ष्य के रूप में, उन्हें शामिल किया जाएगा। लीगल वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे यानी पेपर रिकॉर्ड्स थे, उसी तरह से अब इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सेम फुटिंग पे ला दिया गया, सेम वैलिडिटी दे दी गई। लॉजिंग ऑफ FIR, सर्विस ऑफ समन, ट्रायल एक्सेट्रा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी हर जगह छूट दे दी गई कि FIR भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं, इवन पुलिस रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में सबमिट की जा सकती है, और समन वगैरह सारी जगहों पे अब इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात की गई। जीरो FIR पहले भी होता था, लेकिन पहले उसको कोई लीगल वैलिडिटी एक्ट में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी, इम्प्लाइडली वो इन्वॉल्व था सेक्शन 144 में, लेकिन अब 173 में, धारा 173 में स्पष्ट रूप से जीरो FIR का प्रोविजन किया गया। किस रूप में? कि जहां घटना घटित हुई है उस क्षेत्र का ध्यान दिए बिना FIR दर्ज की जा सकती है, इसी बात को हम कहते हैं जीरो FIR। जीरो FIR का मतलब कि जहां जिस थाने के क्षेत्र में घटना घटित हुई है उस थाने क्षेत्र के बाहर भी FIR दर्ज की जा सकती है, उसी को हम जीरो FIR के नाम से जानते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, अब फॉरेंसिक साइंस को कुछ मामलों में जो गंभीर मामले हैं वहाँ अनिवार्य कर दिया गया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना होगा और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये एक मैंडेटरी और अच्छा प्रोविज़न आया है, जिसकी वजह से अब अपराधियों को दंडित किया जा सकेगा और उसमें मदद मिलेगी। ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ द प्रोक्लेम्ड अफेंडर, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ दिया गया, यानी कि पहले ये माना जाता था कि निष्पक्ष विचारण तभी होगा जब दोनों पक्ष उपस्थित होंगे, यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनो, लेकिन इसमें अभियुक्तकर्ता क्या था कि वो फरार हो जाता था, और उसके फरार होने के कारण ट्रायल बीच में ही रोक देना पड़ता था और ट्रायल नहीं चल पाता था। तो अब ये प्रोविज़न कर दिया गया, वहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज़ वहाँ पे डाली गई हैं कि उन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करके, यानी उन अनिवार्यताओं को पूरा करके अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी विचारण किया जा सकता है। वहाँ पे टाइमलाइन दी गई है 90 दिन की, और सारी जो बातें हैं वो पूरी करके ट्रायल किया जा सकेगा, यानी केवल और केवल अनुपस्थिति की वजह से ट्रायल को नहीं रोका जाएगा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि अगर साक्षी को कोई डराता है, धमकाता है, तो उसके लिए सरकार उनके संरक्षण के लिए स्कीम लाएगी और उसका निर्वहन करेगी, ताकि साक्षी आसानी से न्यायालय में आकर के अपना साक्ष्य दें और मामले में अधिक से अधिक दोषसिद्धि की जा सके। मर्सी पिटीशन, पहले मर्सी पिटीशन का प्रोविज़न केवल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आर्टिकल 72 और 161 में। अब धारा 472 में मर्सी पिटीशन का प्रबंध कर दिया गया है BNSS में भी। तो ये कुछ मेजर चेंजिंग आई है और यही गोल है अचीव करना BNSS का। अब अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या क्या किन किन रूपों में BNSS में दी गई हैं, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी जिन मामलों में पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करना चाहता है तो 14 दिनों के भीतर उसे वो जांच करनी होगी। प्रारंभिक जांच के लिए कोई प्रोविज़न आपके CRPC में नहीं था। ललिता कुमारी के जजमेंट में 7 दिनों तक प्रारंभिक जांच की बात की गई थी, लेकिन अब उसे लीगल वैलिडिटी दे दी गई और 14 दिनों तक के भीतर प्रारंभिक जांच करने की बात की गई। सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ ए रेप विक्टिम्स, यानी 7 दिनों के भीतर रेप विक्टिम का मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा मेडिकल अधिकारी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। इसके बाद इन्फॉर्मेशन, और ये बात की गई है धारा 184 में, इन्फॉर्मेशन टू विक्टिम अबाउट प्रोग्रेस इन इन्वेस्टिगेशन। अब ये 90 दिनों के भीतर विक्टिम को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा अपनी प्रोग्रेस के बारे में कि उसने इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक किया है और वो किस स्थिति में है। और ये बात की गई है धारा 193 के खंड 2 में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल, यानी आप पहले ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था, अब जोड़ दिया गया और कहा गया कि 90 दिनों के भीतर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाएगा, जब और यदि समय बढ़ाना हो तो न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। और ये बात की गई है धारा 193 के उपधारा 9 में। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, अब ये 14 दिनों के भीतर एक्यूज्ड को और विक्टिम को
सभी डॉक्यूमेंट्स जो दिए जाते थे, पहले भी ये देने का प्रावधान था, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लाइन नहीं थी। अब एक टाइम लाइन दे दी गई कि 14 दिनों के भीतर उनको सप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो ये बात की गई है 230 में, धारा 230 में एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन एक्यूज्ड कब लगा सकता है? 60 दिनों के भीतर उसे एप्लीकेशन लगाना होगा। और इसी तरह से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी 60 दिनों के भीतर करनी होगी, यानी कि इसी स्टेज पे बहुत लंबा समय खिंच जाता था, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज में ही न्यायालय बहुत दिनों तक प्रक्रिया में लगे रहते थे। तो इसके लिए एक टाइम फ्रेम लगा दिया गया कि इतने दिनों के भीतर ही उन्हें डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात आएगी उन धाराओं में ये लागू हो जाएगा अपने आप 60 दिन। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी जजमेंट के लिए कोई निश्चित डेट नहीं हुआ करता था। जजमेंट सुनाने के बाद उसे रिजर्व कर लिया जाता था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 30 दिनों के भीतर मामले की अंतिम सुनवाई होने के बाद 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना पड़ेगा, और किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे आगे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, यानी परिवादी, यानी जो मामला परिवाद पे संस्थित हुआ है और परिवादी उपस्थित नहीं है तो मामले को खारिज किया जा सकता है, यही बात, और अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये 30 दिनों की एक टाइमलाइन लगा दी गई, पहले इस तरह की कोई टाइमलाइन नहीं थी। 30 दिनों का समय दिया जाएगा परिवादी को, फिर भी वो उपस्थित नहीं हो पाता है तो मामले को खारिज करके अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि बीएनएसएस किस प्रकार की विधि है, तो बीएनएसएस का नेचर समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि लॉ क्या है। तो लॉ दो प्रकार का होता है, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब जहां हमारे अधिकार कर्तव्य निर्धारित होते हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो निर्धारित होता है, वो सभी सारवान विधि हैं। और ये प्रक्रियात्मक विधि हैं जो उन सारवान विधियों को लागू कराने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, वो हम प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजरल लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, ये आपराधिक नेचर का होता है, सिविल नेचर का होता है। तो आपराधिक नेचर वाली जो शाखा है उसी में फॉल करता है बीएनएसएस और बीएसए, और सिविल जो शाखा है उसमें सीपीसी और बीएसए। चूँकि बीएसए का जो नेचर है वो दोनों में फॉल करता है, यानी बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल मामलों पर भी लागू होता है और आपराधिक मामलों पर भी लागू होता है, इसीलिए ये दोनों शाखाओं में आता है। और बीएनएसएस प्योरली क्रिमिनल मैटर है और सीपीसी प्योरली सिविल मैटर के लिए लागू होता है। अब सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो इसमें भी वही सेम पोजीशन होगी, यानी क्रिमिनल और सिविल। तो सिविल का एक उदाहरण आपके लिए टीपीए है और क्रिमिनल का एक उदाहरण आपके लिए बीएनएस है, यानी भारतीय न्याय संहिता। अब एक बात यदि की जाए कि क्या बीएनएसएस में केवल प्रोसीजरल एस्पेक्ट की ही चर्चा की गई है या कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी हैं, तो किसी भी विधि में कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन भी होते हैं, कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी होते हैं, लेकिन जिसकी वह बहुलता होती है उसी के नाम से हम उस विधि को जानते हैं। तो पूरा बीएनएसएस प्रोसीजरल है नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ एस्पेक्ट सब्सटेंटिव नेचर के हैं, जैसे मेंटेनेंस दिलाना या देना, क्योंकि ये लाइबिलिटी इंपोज करता है, इसलिए ये अपने आप में सारवान नेचर की विधि की बात करता है, लेकिन फिर भी इसे यहाँ पे प्रक्रियात्मक विधि के साथ रखा गया है। और ये लेकिन पूरी विधि को हम प्रक्रियात्मक विधि के नाम से ही जानेंगे। अब अगर बात की जाए कि बीएनएसएस में जो कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो नए शब्दों की अगर बात की जाए जो परिभाषित किए गए हैं, बहुत से सारे शब्द बीएनएसएस में आए हैं, लेकिन परिभाषित 5 नए शब्दों को किया गया है, यानी कि जो परिभाषा वाली धारा है, धारा 2 में इन शब्दों को परिभाषित किया गया। तो किन किन शब्दों को? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी एवीईएम को परिभाषित किया गया है। कहाँ पे परिभाषित किया गया? धारा 2(1) के ए में। फिर बेल को परिभाषित किया गया। बेल का उपबंध पहले भी था, लेकिन बेल शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, अब परिभाषित कर दिया गया सेक्शन 2(1)(b) में। बेल बॉन्ड को परिभाषित किया गया सेक्शन 2(1)(d) में। बॉन्ड को परिभाषित किया गया सेक्शन 2(1)(e) में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सेक्शन 2(1)(i) में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया। अब अगर हम बात करें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, तो ऐसे साधन जो ऑडियो वीडियो को जनरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, एवीईएम में आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब कि इन्हीं साधनों के द्वारा जो कम्युनिकेशन, जो संचार हम करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। बाकी हम लोग डिटेल दूसरे वीडियो में करेंगे, अभी केवल हम परिचय जान रहे हैं बीएनएसएस का। अब इसके बाद बात करें सब्सटीट्यूटेड एंड ओमिटेड
टर्मिनोलॉजीज, यानी किन किन शब्दों को डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और किन किन शब्दों को बदल दिया गया। तो इसमें बात की जाए माइनर और ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स को किस शब्द से बदल दिया गया, चाइल्ड। अब पूरे यानी तीनों क्रिमिनल लॉज में चाइल्ड वर्ड यूज किया जा रहा है इनके लिए। इडियट और ल्यूनाटिक को बदल दिया गया किससे, अनसाउंड माइंड वर्ड अब ला दिया गया। बॉन्ड विथ सियोरिटीज की जगह बेल बॉन्ड आ गया। ल्यूनाटिक एसाइलम की जगह पब्लिक मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट वर्ड आ गया। मेंटल रिटार्डेशन की जगह पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गई। प्लीडर की जगह एडवोकेट वर्ड यूज किया गया। द चिल्ड्रन एक्ट 1960 की जगह जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 आ गया। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि धारा 27 में सीआरपीसी के जुवेनाइल के लिए मैटर डील करने के लिए सीजेएम को डिनोट किया गया था, अब वो प्रोविजन हटा दिया गया। अब इसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएनएसएस क्या है, यानी कि इसका मेन गोल क्या है। अभी ऊपर हम लोगों ने डिटेल देखा, लेकिन मेन गोल क्या है, फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, इंक्वायरी, फेयर ट्रायल, एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, यानी यही मुख्य कार्य है बीएनएसएस का, या किसी भी प्रक्रिया विधि का मुख्य कार्य यही होता है। अगर वो आपराधिक विधि है तो, और सिविल विधि भी है तो लगभग इसी तरह का कार्य उसका होगा। यानी हम कहें कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर है ये। और क्या करता है, अवॉइड डिले, यानी कहीं भी पूरी प्रक्रिया जब परिभाषित होगी, वर्णित होगी स्पष्ट रूप से, तो डिले कहीं ना कहीं नहीं होगा। और डिले डिफीट जस्टिस, ये कहा जाता है कि यदि डिले होगा जस्टिस को देने में तो ये माना जाएगा कि जो जस्टिस है वो प्रोवाइड नहीं हो पाया या अन्याय हो गया। सिंपल एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर, इसका कार्य है कि एक रूपता हो पूरे प्रोसीजर में और वो सरल से सरल हो ताकि उसका आसानी से उपयोग किया जा सके और उसे सभी लोग जानें और समझें। तो ये कहीं ना कहीं अचीव करता हुआ दिख रहा है बीएनएसएस। अब आगे बात की जाए टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एनफोर्समेंट की, तो ऑल ओवर इंडिया, यानी पहले हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर को इससे बाहर रखा जाता था, लेकिन 2019 के बाद अब सभी लॉ सभी पूरे भारत के प्रदेशों में लागू हैं। लेकिन नागालैंड की अपनी जनजातीय स्थिति के कारण वहाँ के लोग चूँकि शिक्षित और सामाजिक दृष्टि से जागरूक नहीं है, तो इसलिए उनको अभी बाहर रखा गया है। लेकिन वहाँ भी चैप्टर 9, 11 और 12 को अप्लीकेबल बनाया गया है उस एरियाज़ में भी। और राज्य सरकार को एक अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे अपने क्षेत्राधिकार में कहीं भी पूरे राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र में बीएनएसएस को लागू कर सकते हैं। और बीएनएसएस के चैप्टर और सेक्शंस की बात की जाए तो बीएनएसएस में कुल 39 चैप्टर्स हैं और इसमें 531 धाराएं हैं। पहले ये धाराएं कम थीं, यानी कुल 484 धाराएं थीं और चैप्टर भी 37 थे। अब ये चैप्टर्स और सेक्शंस बढ़ गए हैं। हालांकि देखा जाए तो ये वास्तव में बढ़े नहीं हैं, बल्कि संशोधन के द्वारा जो चैप्टर डाले गए थे पहले सीआरपीसी में, उन्हीं को अब संख्या दे दी गई, तो अब संख्या के कारण ये बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे हम बात करें तो चैप्टर 7A था और चैप्टर 21A था, तो उसकी जगह अब वो नए चैप्टर के रूप में आ गया, तो वही बढ़ करके 39 हो गया। इसी तरह धाराओं का भी मामला है कि जो ए करके संशोधन वाली धाराएं थी, AB करके, पूरे वो अब पूरे पूर्णांक संख्या में आ चुकी हैं। नेचर ऑफ बीएनएसएस, The Samhita provides a mechanism for conducting trial in a criminal case. It gives the procedure for investigating a complaint, conducting a trial, and passing an order and filing an appeal against any order. It means BNSS is a mechanism which provides a platform to BNS and BSA to play its role. यानी कि यदि बीएनएसएस नाम का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो जो बीएनएस और बीएसए नाम के यात्री और ट्रेनें हैं वो कहाँ आती जाती, उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिख पाती या वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता। यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि बीएनएसएस की वजह से बीएनएसएस में जो बताए गए पनिशमेंट है अपराधों के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बीएसए भी अपने रोल को प्ले कर पाता है, क्योंकि न्यायालय का जब मैकेनिज्म होगा तब बीएसए सीन में आएगा और अपने उन विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य न्यायालय में दिया जाएगा। तो यही बात कहने की कोशिश की जा रही है। डील्स विथ मैटर्स ऑफ प्रोसीजर 3 स्टेज, यानी इसको अगर हम बीएनएस को डिवाइड करें तो 3 स्टेज में हम इसको बांट सकते हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। तो प्री ट्रायल वाली स्टेज में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इंक्वायरी, यानी हम बात करें तो यहीं पे इंक्वायरी भी होती है। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्री ट्रायल माना जाता है और ट्रायल में आपको सभी को पता है कि प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंस आते हैं और इसके बाद डिसीजन दिया जाता है। पोस्ट ट्रायल में क्या है कि डिसीजन आने के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके लिए रिड्रेस टू एग्रीव्ड पार्टी, यानी अपील, रिवीजन वगैरह वगैरह
वो फाइल करते हैं और आगे अपने ग्रीवांस को रिड्रेस कर पाते हैं। यदि आगे बात की जाए तो BNSS है पॉजिटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स, यानी इसमें BNSS में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो प्रतिबंध के नेचर के हैं, रोक लगाते हैं, जैसे कि बिना किसी अपराध के ही पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की आशंका मात्र पर गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिवेंटिव मेजर है। और क्यूरेटिव मेजर का मतलब कि जहाँ निदान अपराध होने के बाद उसे समाप्त करने की बात की जाती है तो उसे हम क्यूरेटिव मेजर के नाम से जानते हैं। मीन्स द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ इज प्रिवेंट क्राइम्स, यानी अपराध को रोकना। इन सर्टेन सिचुएशंस क्रिमिनल लॉ प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिफोर कमिटिंग ए क्राइम, यानी अपराध के घटित होने के पहले भी कभी कभी इसकी भूमिका होती है। जैसा मैंने उदाहरण दिया आपको कि पुलिस संज्ञेय मामले के घटित होने को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। वेन एवर क्राइम इज कमिटेड, जब अपराध घटित हो जाता है तो सबसे पहला कार्य होता है कि वो व्यक्ति पुलिस के पास जा सकता है या न्यायालय में जा सकता है। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो रजिस्टर कराएगा केस को, यानी FIR दर्ज कराएगा, और अगर वो कॉग्निजेबल केस होगा तो FIR, और नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो NCR, ये दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद पुलिस अगर कॉग्निजेबल केस है तो इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और उस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद फिर मामला उसी न्यायालय में चला आता है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला कार्य है कि वो स्पॉट पे जाएगा, यानी घटनास्थल पे जाएगा, अभियुक्त को बुला सकता है अपने पास पूछताछ के लिए, साक्षियों को बुला सकता है, गिरफ्तारी करेगा और उनके कथन लेगा, उनकी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा और सर्च और सीजर करता है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसा भी मामला होगा उस हिसाब से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजना, पंचनामा करना, जैसी भी स्थिति होगी वो सारे क्रियाकलाप इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। अब मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जब केस आया है तो कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। कंप्लेंट के थ्रू होगा। वो स्वेच्छा से अपनी सोमोटो भी कर सकता है, किसी इन्फॉर्मेशन के प्राप्त होने पे कर सकता है, या अपनी ज्ञान पे, अपने नॉलेज के आधार पे वो ऐसा कर सकता है। केस रजिस्टर होने की बात यहाँ पे की गई और संक्षेप में आपने इन्वेस्टिगेशन को देखा। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऊपर हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, कुछ उसकी प्रक्रियाओं की झलक हम लोगों ने देखी। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है, उसकी निगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगर लगता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि एविडेंस सफिशिएंट हैं, यानी सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, तो चार्जशीट, चालान या चिक रिपोर्ट वो भेजता है न्यायालय के पास। और यदि उसे लगता है कि डिफिशियंसी है एविडेंस की, और इसका उल्लेख किया गया धारा 189 में, यानी क्राइम नहीं बनता है, कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वो V रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भेजता है न्यायालय में। और दोनों ही रिपोर्ट पुलिस की जो जाती हैं वो धारा 193(3) में जाती है, यानी रिपोर्ट एक ही होती है, चाहे वो अपराध के घटित होने के साक्ष्य के साथ जाए, चाहे अपराध के घटित न होने के साक्ष्य के बिना जाए। और हमारे यहाँ देश में दो तरह के आपराधिक सिस्टम चलते हैं, इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम और एडवर्सरियल क्रिमिनल सिस्टम। यानी यही सिस्टम हमारे भारत में लागू है, यानी जहाँ की प्रोजिक्यूशन यानी अभियोजन का कार्य है कि वो संदेह से परे, यानी युक्त संदेह से परे मामले को साबित करे, यानी अभियोजन का ये दायित्व है। और अभियुक्त को माना जाता है कि वो निर्दोष है जब तक कि उसके दोष को युक्त संदेह के परे साबित नहीं कर दिया जाता है। अब FIR और कंप्लेंट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो जानने की कोशिश की जाए, तो FIR पुलिस के पास हुई और पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की, तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी, न्यायालय में। इसी तरह से कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट के थ्रू केस आगे बढ़ा तो इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट, और इंक्वायरी के बाद फिर आगे वही बात चली जाती है कि प्रोसेस यानी वारंट और समन के रूप में इशू किया जाता है किसको, अभियुक्त के लिए। अब अभियुक्त आता है न्यायालय में, तब यहीं से कार्रवाई स्टार्ट होती है। और हम लोगों ने देखा कि विचारण के बाद अपील, रिवीजन वगैरह जो भी प्रोसेस होना है, यानी प्रक्रिया का क्रम यही होगा, चाहे आप पुलिस के माध्यम से यहाँ आ जाएं या आप न्यायालय के माध्यम से या मजिस्ट्रेट के माध्यम से यहाँ आएँ। लेकिन एक स्टेज आने के बाद दोनों प्रक्रिया एक साथ मर्ज हो जाती हैं यहीं आके, या आप कहें कि एक ही स्थान से फिर क्रियान्वित होने लगती हैं। यानी आप पुलिस का सहयोग लेकर के FIR और पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से आए, या न्यायालय में कंप्लेंट के थ्रू आप आए, तो भी फिर लास्ट में न्यायालय के पास मामला आएगा और न्यायालय से फिर अभियुक्त को सूचित करके बुलाया जाएगा, जिसे हम समन या वारंट कहते हैं। और यहाँ से अब विचारण या जांच की कार्रवाई प्रारंभ होती है। और यही है पूरा आपका BNSS का प्रक्रम, यानी कार्रवाई कैसे कैसे संचालित होती है। अब कुछ इसके चैप्टर्स की, यानी किस किस रूप में इसमें प्रोविज़न किए गए हैं, किस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं,
तो मैं मुख्य रूप से केवल मुख्य जो चैप्टर्स हमारे यहाँ या मुख्य प्रोविज़न है उनकी बात कर रहा हूँ, पूरे 37 या 39 अध्यायों का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मुख्य रूप से न्यायालयों की स्थापना की बात की गई है, उनकी शक्तियों की बात की गई है, गिरफ्तारी के प्रोविज़न की बात की गई है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात की गई है, कॉग्निजेंस की बात की गई है, चार्ज यानी आरोप फ्रेम करने की बात की गई है, ट्रायल की बात की गई है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, अपील का प्रोविज़न किया गया है, रेफरेंस का प्रोविज़न किया गया है, रिवीजन का प्रोविज़न किया गया है, और इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रोविज़न किया गया है। और इन्हीं प्रोविजंस के इर्द गिर्द दूसरे चैप्टर्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और ये मुख्य रूप से अगर हमें समझ आ जाते हैं तो फिर हमें पूरा BNSS समझ आ जाता है। और इवन अगर हम कहें कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हों, APO का एग्ज़ाम दे रहे हों, कहीं ना कहीं यही चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज जितने भी चैप्टर्स हैं केवल और केवल इनसे जुड़े हुए हैं, वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री टाइप के हैं, ना कि इस रूप में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट करके चैट बॉक्स में सुझाव दें, और इस वीडियो में कोई और प्रोग्रेस करनी हो, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसके बारे में भी सुझाव दें। और नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए, वो भी आप चैट में लिख करके हमें बताएं। धन्यवाद।